ठीक है, मैंने अच्छे अच्छे टॉपर्स को बाल नोचते हुए देखा है इसके क्वेश्चन सॉल्व करते। रेट पे कमांड करना चाहते हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसके क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच किया कि खुद की करेंसी के अलावा दुनिया की जितनी भी करेंसी है वो इंडिया के लिए क्या है। देखिए भिड़े भाई के जमाने में क्या होता था कि 5 रुपए 10 रुपए है ना, 5 रुपए 10 रुपए की डेफिनेशन वगैरह पढ़ते रहना। ये ऐसे वर्ड यूज करते हैं डेफिनेशन में बुक वाले कि पता नहीं क्या चाह रहे हो कि समझ में आए या ये चाहते हैं कि समझ में ना। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऋषभ मीणा और आज हम इस वीडियो में एक बहुत शानदार चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट। बेटा पर्सनली बात करूं तो ये मेरा फेवरेट चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। क्यों है फेवरेट? क्योंकि बेटा ये जब आप समझोगे तब आपको बहुत आसान लगेगा। ऐसा लगता है कि बहुत आसान चैप्टर है, सीधा साधा चैप्टर है, लेकिन इसके क्वेश्चन जब आएंगे उतने ही टेढ़े मेढ़े आएंगे बेटा। ठीक है, दिमाग हिला देंगे आपके ये क्वेश्चंस। ठीक है, मैंने अच्छे अच्छे टॉपर्स को बाल नोचते हुए देखा है इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। ठीक है मतलब पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स एक तरफ और फॉरेन एक्सचेंज रेट के क्वेश्चन एक तरफ है ना। मतलब टॉपर्स बोलते हैं कि सर पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाती है, लेकिन इसके क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन फंस जाता है। क्यों फंस जाता है बेटा? क्योंकि उन क्वेश्चन को है ना, उन क्वेश्चन को करने की जो अप्रोच है वो सही नहीं होती है। ठीक है, अगर आप फॉरेन एक्सचेंज रेट को है ना, फॉरेन एक्सचेंज रेट पे कमांड करना चाहते हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसके क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है। अगर आपने इस अप्रोच करना सीख लिया ना बेटा, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट का एक सिंगल क्वेश्चन नहीं है जो आपको फंसा लेगा। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और बहुत आसानी के साथ हो जाएंगे। और जब ये क्वेश्चन हो जाएंगे तब ये चैप्टर आपका फेवरेट चैप्टर होने वाला है। ठीक है, तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले समझते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज। बेटा एक कंट्री की, हर कंट्री की एक करेंसी होती है ना। तो एक कंट्री की जो खुद की करेंसी है, खुद की करेंसी के अलावा दुनिया की जितनी करेंसी है वो उस देश के लिए क्या है? फॉरेन एक्सचेंज है। जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो इंडिया की खुद की करेंसी क्या है? रुपीस है। ठीक है, अब इंडिया की खुद की करेंसी के अलावा दुनिया की जितनी भी करेंसी है वो इंडिया के लिए क्या है? फॉरेन एक्सचेंज है। ठीक है, तो खुद की करेंसी के अलावा दुनिया की जितनी करेंसी है वो एक देश के लिए क्या है? फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है बेटा? व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट? बेटा ये डेफिनेशन वगैरह पढ़ते रहना। ये ऐसे वर्ड यूज करते हैं डेफिनेशन में बुक वाले कि पता नहीं क्या चाह रहे हो कि समझ में आए या ये चाहते हैं कि समझ में ना आए। ठीक है, बहुत आसानी के साथ समझो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। बेटा फॉरेन एक्सचेंज का मतलब समझे कि खुद की करेंसी के अलावा दुनिया की जितनी भी करेंसी है वो एक देश के लिए क्या है? फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है बेटा? फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब एक 1 यूनिट ऑफ अदर करेंसी है ना। अगर आपको कोई एक यूनिट बाय करना है दूसरी करेंसी का, ठीक है, तो आपको खुद डोमेस्टिक करेंसी कितनी पे करना पड़ेगी? मतलब 1 यूनिट ऑफ अदर करेंसी या 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी को परचेज करने के लिए आपको कितनी डोमेस्टिक करेंसी पे करना पड़ेगी, इसे कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। जैसे अभी करंट बात करें तो $1 इज इक्वल टू 86 रुपीज है। ठीक है, तो $1 मतलब 1 यूनिट ऑफ अदर करेंसी को खरीदने के लिए हमें कितने डोमेस्टिक करेंसी पे करना पड़ रही है? 86 रुपीज पे करना पड़ रहा है। यही है हमारे डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रेट। बेटा 1 यूनिट ऑफ अदर करेंसी को खरीदने के लिए हमें कितनी डोमेस्टिक करेंसी पे करना पड़ेगी, इसे कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चल अब बात करते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन। बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो हाईली कॉन्सेप्चुअल पार्ट है इस चैप्टर का, वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो बहुत आराम से समझना। करेंसी डेप्रिसिएशन अगर समझ में आ गया, इसके इफेक्ट समझ में आ गया, तो करेंसी एप्रिसिएशन भी समझ में आ जाएगा।
इसलिए 5-7 मिनट मेरे साथ टाइम लगा के बहुत आराम से ये समझना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन। करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है बेटा? इट रेफर्स टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। बेटा करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, मतलब कि हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो रही है किसके रेस्पेक्ट में? फॉरेन करेंसी के रेस्पेक्ट में। बेटा बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। इस पूरी डेफिनेशन में अगर एक वर्ड की बात करूं, है ना, इस पूरी डेफिनेशन में अगर एक वर्ड बात करूं कि जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है वैल्यू, ठीक है। अगर इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लिया ना तो सारा फॉरेन एक्सचेंज बहुत आसानी के साथ समझ में आएगा, ठीक है। तो इस पूरी डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए वैल्यू। बेटा हमारी करेंसी की वैल्यू कम होना, वैल्यू का कम होने का मतलब क्या है? बेटा बहुत ध्यान से सुनना, वैल्यू का कम होना मतलब परचेजिंग पावर का कम होना। हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो रही है किसके रेस्पेक्ट में? फॉरेन करेंसी के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब क्या कि हमारी करेंसी का परचेजिंग पावर कम हो गया है। अब परचेजिंग पावर को समझो बेटा, इस शख्स को तो सब लोग पहचानते होंगे, है ना। ये है हमारे तारक मेहता के भिड़े भाई, ठीक है, गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी। बेटा इनको बहुत बार, है ना, इनका डायलॉग है हमारे जमाने में, है ना। तो बेटा इनके भिड़े भाई के जमाने में क्या होता था कि 5 रुपए 10 रुपए, है ना, 5 रुपए 10 रुपए की बहुत ज्यादा वैल्यू होती थी। क्यों? वैल्यू का ज्यादा होना मतलब परचेजिंग पावर का ज्यादा होना। बेटा 5 रुपए में उस टाइम पे इनके जमाने में बहुत सारी चीजें आ जाती थी, 10 रुपए में बहुत सारी चीजें आ जाती थी। इसका मतलब 5 रुपए की वैल्यू ज्यादा थी, 5 रुपए की परचेजिंग पावर ज्यादा थी। लेकिन आज 5 और 10 रुपया लेके आप मार्केट में जाओगे तो बहुत, एक चॉकलेट आएगी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो इनके जमाने में रुपीस, जो 5 रुपए छोटी करेंसी थी, उनका परचेजिंग पावर ज्यादा था। अब परचेजिंग पावर को समझ लिया, अब वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं बेटा। करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो रही है, वैल्यू कम हो रही है मतलब परचेजिंग पावर क्या हो रहा है बेटा? कम हो रहा है। अब बहुत ध्यान से सुनना, जो बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं यहाँ पे अगली स्लाइड में समझते हैं। मैंने क्या बताया कि करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब क्या? वैल्यू कम होना, हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम होना। वैल्यू कम होना मतलब परचेजिंग पावर कम होना। बेटा अब बहुत ध्यान से सुनना, बेटा मान लो कि $1 70 रुपीज का है, ठीक है। $1 कितने रुपीस का है? 70 रुपीज का है। लेकिन अब क्या हुआ है, हमारी जो इंडियन रुपी है ना, वो क्या हो गए? डेप्रीशिएट हो गए। इंडियन रुपी की वैल्यू क्या हो गई? डेप्रीशिएट हो गई। डेप्रीशिएट हो गई इसका मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। परचेजिंग पावर क्या हो गया? कम हो गया। अब ध्यान से सुनना, जो बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, बेटा इस चीज को ऐसे समझो कि मान लो ये डॉलर डॉलर नहीं है, एक प्रोडक्ट है। क्या है? कोई भी एक प्रोडक्ट है, ठीक है। इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए हमें कितने रुपीस पे करना पड़ रहे हैं? 70 रुपीज, ठीक है। इस प्रोडक्ट की कीमत क्या है? 70 रुपीज है। लेकिन अब हमारी वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। परचेजिंग पावर हमारी करेंसी का क्या हो गया? कम हो गया। तो अब हमें सेम प्रोडक्ट खरीदने के लिए, इस सेम प्रोडक्ट को खरीदने के लिए अब हमारी करेंसी का परचेजिंग पावर क्या हो गया है? कम हो गया है। तो हमें ज्यादा रुपीस चुकाने पड़ेंगे, मतलब हमारा एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा? 80 रुपीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हमारे 70 रुपीज का परचेजिंग पावर कम हो गया है। अब हम उसको प्रोडक्ट को 70 रुपीज में नहीं खरीद पा रहे, हमें कुछ ना कुछ ज्यादा पे करना पड़ रहा है, ठीक है। तो सिली मिस्टेक जो बच्चे करते हैं बेटा, क्वेश्चन आता है कि अगर एक करेंसी डेप्रीशिएट हो रही है तो उसकी वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। परचेजिंग पावर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो एक्सचेंज रेट विल, एक्सचेंज रेट क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? तो बेटा पहले 70 था, अब कितना हो गया? 80 हो गया। तो एक्सचेंज रेट क्या हो गया है? बढ़ गया है, ठीक है। तो एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है।
वापस से 1 मिनट में पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। वैल्यू का कम होना मतलब क्या? परचेजिंग पावर का कम होना। ठीक है, अब परचेजिंग पावर का कम होना सा मतलब कि $1 मान लो कि 70 रुपीज का है। ठीक है, और हमारी करेंसी क्या हो गई है? डेप्रीशिएट हो गई है। तो अब डेप्रीसिएशन के बाद हमारी वैल्यू कम हो जाएगी, हमारा परचेजिंग पावर कम हो जाएगा। तो अब इस डॉलर को मैंने प्रोडक्ट मान लिया। पहले इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए हमें कितने रुपीस पे करना पड़ रहा था? 70 रुपीस पे करना पड़ रहा था। लेकिन अब हमारे रुपीस की परचेजिंग पावर कम हो गई है, तो अब हमें सेम प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कुछ ना कुछ ज्यादा रुपए पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमारे डेप्रिसिएशन होगा तो वैल्यू कम, परचेजिंग पावर कम, लेकिन एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आया बेटा? अगर ये चीज समझ में आई तो अगला टॉपिक भी समझ में आएगा। ठीक है, चलो। इसको डॉलर ऐसे भी समझ लो बेटा कि $1 पहले 10 रुपीज का था, है ना? अब उस डॉलर के लिए हमें 20 रुपीज पे करना पड़ रहा है। मतलब हमारी करेंसी का परचेजिंग पावर या वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। लेकिन एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा? पहले $1 10 का था, अब $1 20 का हो गया। तो एक्सचेंज रेट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। ठीक है, चल बेटा एक चीज है ना, अब समझते हैं इफेक्ट्स ऑफ डेप्रिसिएशन। अभी मैंने आपको ये समझाया कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। अब ये समझते हैं बेटा कि अगर एक कंट्री की करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो उस कंट्री पे क्या क्या इफेक्ट्स आएंगे। अब इसको बहुत ध्यान से समझना। ठीक है बेटा, कुछ रटना नहीं है, सारी चीजें समझना है, और जिस तरीके से मैं अप्रोच कर रहा हूं बस उसको समझना। ठीक है बेटा, अभी तक क्या समझा कि $1 70 रुपीज का है। ठीक है, लेकिन इंडियन करेंसी क्या हो गई? डेप्रीशिएट हो गई, और अब क्या हो गया? $1 कितने का हो गया? 80 रुपीज का हो गया। ठीक है, यहां तक तो हमको समझ में आ गया। अब बेटा बहुत ध्यान से सुनना, जो करेंसी डेप्रीशिएट हुई उसके एक्सपोर्ट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसको समझते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा, वही जो एक वर्ड है वैल्यू, परचेजिंग पावर, ये दो वर्ड अपने दिमाग में रखना, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। बेटा अब जो कंट्री डेप्रीशिएट हुई है, जो करेंसी डेप्रीशिएट हुई है, उस कंट्री के एक्सपोर्ट्स पे क्या फर्क पड़ेगा देखते हैं। बेटा अभी तक अपन ने रुपीज साइड से बात करी, अब एक्सपोर्ट की जहां बात होगी ना, वहां पे अदर करेंसी की साइड से सोचना। क्या बोला मैंने? कि जहां एक्सपोर्ट की बात करेंगे वहां सामने वाली करेंसी की साइड से सोचना। जैसे मान लो कि इंडिया में एक प्रोडक्ट है 10 रुपीज का। ठीक है, और $1 में, $1 किसके बराबर है? 70 रुपीज के बराबर है। तो कोई अमेरिकन को इंडिया से अगर सामान मंगवाना है, तो अगर एक प्रोडक्ट 10 रुपए का है तो वो $1 में कितने प्रोडक्ट खरीद सकता है? 7 प्रोडक्ट खरीद सकता है ना? ये डॉलर का परचेजिंग पावर है कि वो $1 में इंडिया से कितने प्रोडक्ट खरीद पाएगा बेटा? 7 प्रोडक्ट खरीद पाएगा। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ? इंडिया की जो करेंसी है वो डेप्रीशिएट हो गई, उसकी वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई, और उसका परचेजिंग पावर कम हो गया। तो अब जो एक्सचेंज रेट है वो क्या हो गया? $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज। लेकिन अभी भी वो जो प्रोडक्ट है वो कितने रुपीस का है? उस प्रोडक्ट के प्राइस में कुछ भी चेंज नहीं आया। ये एक्सचेंज रेट है। प्राइस और एक्सचेंज रेट को कंपेयर मत करना बेटा, वो प्रोडक्ट के प्राइस की बात हो रही है, ये एक्सचेंज रेट की बात हो रही है। ठीक है, तो अभी भी वो प्रोडक्ट कितने रुपीस का है? 10 रुपीस का है। अब मान लो कि उस अमेरिकन को इंडिया से सामान मंगवाना है, ये वाला प्रोडक्ट मंगवाना है 10 रुपए का, तो वो $1 में कितने प्रोडक्ट मंगवा सकता है? 8 प्रोडक्ट मंगवा सकता है। पहले कितने मंगवा पा रहा था? 7 मंगवा पा रहा था। मतलब सेम डॉलर में पहले वो 7 प्रोडक्ट मंगवा पा रहा था इंडिया से, अब वो सेम डॉलर में 8 प्रोडक्ट को मंगवा पा रहा है। मतलब डॉलर्स का परचेजिंग पावर बढ़ा या कम हो गया?
बढ़ गया। क्यों? क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ डॉलर्स में अमेरिकन ज्यादा सामान खरीद पा रहे हैं इंडिया से। ज्यादा खरीद पा रहे हैं तो परचेजिंग पावर बढ़ गया, कम खरीद पाएंगे तो परचेजिंग पावर कम हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा कि पहले $1 में 7 प्रोडक्ट आ रहे थे, अब $1 में 8 प्रोडक्ट आ रहे हैं। बताओ, अमेरिकन जो होंगे वो अब इंडिया से सामान कम मंगाएंगे या ज्यादा मंगाएंगे? ज्यादा मंगाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके लिए इंडिया के प्रोडक्ट सस्ते हो गए। उनको तो सेम अमाउंट ऑफ डॉलर्स ही पे करना है, लेकिन इंडिया से, है ना, इंडिया की करेंसी डेप्रिशिएट होने के कारण वहां से आप ज्यादा प्रोडक्ट को मंगा सकते हो। तो अब बात करेंगे इंडिया के एक्सपोर्ट की, कि अब इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट्स ज्यादा जाएंगे या कम जाएंगे? तो ज्यादा जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की फॉरेन में डिमांड क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई है? डेप्रिशिएट हो गई। ठीक है, तो हमारे एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे बेटा? इंक्रीज हो जाएंगे। तो सबसे पहला इफेक्ट, ठीक है, कि अगर एक कंट्री की करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो उस कंट्री के एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि फॉरेन करेंसी का परचेजिंग पावर बढ़ने की वजह से हमारे प्रोडक्ट की फॉरेन में डिमांड क्या हो गई है? बढ़ गई है। समझ में आया बेटा? तो एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। बेटा जहां एक्सपोर्ट की बात करेंगे वहां सामने वाली करेंसी की परचेजिंग पावर देखना। क्यों? क्योंकि वो परचेज करेंगे तभी हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, तो उनका परचेजिंग पावर से एक्सपोर्ट ओरिएंट होगा। ठीक है, एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो क्या बोला मैंने? सामने वाली करेंसी की परचेजिंग पावर देखेंगे। अब बात करते हैं इंपोर्ट्स की। ठीक है, अब इंपोर्ट्स की बात करेंगे तो सॉरी इंपोर्ट्स की बात करेंगे तो हमारी करेंसी की परचेजिंग पावर देखेंगे। समझ में आया? एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो उधर की परचेजिंग पावर देखेंगे। इंपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट तो हम परचेज कर रहे हैं, दुनिया से सामान हम परचेज कर रहे हैं, तो हमारी साइड से देखेंगे कि हमारा परचेजिंग पावर बढ़ा है या कम हो गया है। ठीक है, वापस से मिटाता हूं, वापस से पूरा एक बार देखते हैं। ठीक है, इंपोर्ट्स की बात करते हैं। चलो, $1 पहले 70 रुपीज का था। ठीक है, लेकिन इंडियन करेंसी क्या हो गई बेटा? डेप्रीशिएट हो गई। तो अब $1 कितने का हो गया? 80 रुपीज का हो गया सर। अब परचेजिंग पावर इंपोर्ट्स में किसका देखेंगे? हमारी करेंसी का देखेंगे। ठीक है, अब बेटा मान लो कि ये एक प्रोडक्ट है। ठीक है, जैसे मैंने आपको समझाया कि मान लो कि क्या है? प्रोडक्ट है। अब इस प्रोडक्ट को, है ना, अमेरिका से हमको खरीदना है, तो हमें कितने रुपीस पे करना पड़ रहे हैं? 70 रुपीज पे करना पड़ रहा है। मतलब 70 रुपीज दे के और हम लोग एक प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। ठीक है, लेकिन अब इंडियन करेंसी क्या हो गई है? डेप्रिशिएट हो गई है। अब डेप्रिशिएट होने के बाद एक्सचेंज रेट क्या हो गया है? $1 कितने का हो गया? 80 रुपीज का हो गया। मतलब अब ये जो डॉलर है, ये जो प्रोडक्ट था, ये सेम प्रोडक्ट के लिए अब हमें कितने रुपीस पे करना पड़ेंगे? 80 रुपीस पे करना पड़ेंगे। मतलब ये प्रोडक्ट हमारे लिए सस्ता हो गया या महंगा हो गया? महंगा हो गया। क्यों महंगा हो गया? क्योंकि हमारे रुपीस का परचेजिंग पावर कम हो गया। पहले हम 70 रुपीज में सामान खरीद पा रहे थे, ये हमारे 70 रुपीज का परचेजिंग पावर था, लेकिन अब हमको सेम प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए ज्यादा पैसे पे करने पड़ रहे हैं, ज्यादा रुपीस पे करना पड़ रहा है। तो हमारा परचेजिंग पावर क्या हो गया बेटा? कम हो गया। समझ में आया? तो अब फॉरेन के प्रोडक्ट खरीदना हमारे लिए महंगा हो गया। अब अगर महंगा हो जाएगा तो फॉरेन के प्रोडक्ट हम लोग ज्यादा मंगाएंगे या कम मंगाएंगे? कम मंगाएंगे। और जब कम मंगाएंगे तो हमारा इंपोर्ट कम हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो एक्सपोर्ट मैंने कैसे समझाया कि डॉलर की साइड से परचेजिंग पावर देखेंगे कि डॉलर का परचेजिंग पावर कम हुआ है या ज्यादा हुआ है। तो डॉलर पहले 70 रुपीज का सामान खरीद पा रहा था, अब 80 रुपीज का सामान खरीद पाएगा सेम अमाउंट ऑफ डॉलर में, तो वो ज्यादा खरीदेगा। ठीक है, तो ज्यादा खरीदेगा तो हमारे एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। इंपोर्ट्स की बात करेंगे तो हमारी करेंसी की साइड से सोचेंगे। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट तो हम खरीदेंगे, तो हमारा परचेजिंग पावर जितना होगा, ज्यादा होगा तो ज्यादा खरीदेंगे, कम होगा तो कम खरीदेंगे। तो इंपोर्ट्स की बात करें तो रुपीस के परचेजिंग पावर से देखेंगे कि सेम पहले प्रोडक्ट हमको 70 रुपीस का पड़ता था,
अब डेप्रीशिएट होने के बाद वो प्रोडक्ट हमको 80 रुपीज का पड़ रहा है, तो हमारा जो परचेजिंग पावर था वो कम हो गया। तो परचेजिंग पावर कम हो गया तो हम कम परचेज करेंगे, जब कम परचेज करेंगे तो हमारा इंपोर्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आया? अब बात करते हैं नेशनल इनकम की। ठीक है, अब बात करते हैं नेशनल इनकम की। बेटा, नेशनल इनकम को समझने के लिए फिर से वापस से एक्सपोर्ट्स पे आते हैं। ठीक है, अब मान लो, एक मिनट थोड़ी सी स्लाइड में क्लियर कर देता हूं। ठीक है बेटा, एक्सपोर्ट मैंने क्या बताया था कि एक्सपोर्ट देखेंगे तो कहां से देखेंगे, सामने वाली करेंसी का परचेजिंग पावर देखेंगे। बेटा अब बहुत ध्यान से सुनना, मान लो कि ये इंडिया में एक फैक्ट्री है, वही प्रोडक्ट, वो जो 10 रुपए का एक प्रोडक्ट है उसकी ये फैक्ट्री है। ठीक है, ये प्रोडक्ट बना के बेच रहा है। अब अचानक से क्या हुआ, करेंसी क्या हो गई, डेप्रीशिएट हो गई। तो डेप्रीशिएट हो गई तो पहले अमेरिका का $1 से कितने प्रोडक्ट खरीद पा रहे थे, 7 प्रोडक्ट खरीद पा रहे थे। लेकिन अब सेम अमाउंट ऑफ डॉलर में कितने प्रोडक्ट खरीद पा रहे हैं अमेरिकन, 8 प्रोडक्ट खरीद पा रहे हैं। मतलब अमेरिकन हमारे यहां से इस फैक्ट्री का जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा खरीदेंगे। अमेरिका में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बेटा अगर डिमांड बढ़ गई, अगर डिमांड बढ़ेगी तो ये फैक्ट्री वाला जो ऑनर है ये क्या सोचेगा कि यार मेरे प्रोडक्ट तो बहुत बिक रहे हैं, है ना, अब बहुत बिक रहे हैं। तो वो क्या करेगा, हो सकता है कि पहले वो एक शिफ्ट में प्रोडक्शन करता होगा, लेकिन अब वो डबल शिफ्ट चलाएगा। क्यों? क्योंकि उसका सामान बिक रहा है तो वो ज्यादा प्रोडक्शन करेगा। तो डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। और जब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो हमारी नेशनल इनकम बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अगर कंट्री की करेंसी की वैल्यू डेप्रीशिएट होती है तो उस कंट्री की नेशनल इनकम विल लाइकली टू इंक्रीज। समझ में आया? इस पूरे टॉपिक को वापस से 1 मिनट में समझ लेते हैं कि डॉलर एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो डॉलर का परचेजिंग पावर देखेंगे। ठीक है, कि डॉलर हमारे यहां से कितना परचेज कर पाएगा। अगर वो ज्यादा परचेज कर पाएगा, डेप्रीशिएशन के बाद वो ज्यादा परचेज कर पाएगा तो हमारे एक्सपोर्ट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इंपोर्ट्स की बात करेंगे तो हमारी करेंसी की साइड से सोचेंगे तो हम पहले प्रोडक्ट खरीद रहे थे, लेकिन अब उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए हमें ज्यादा रुपीस पे करना पड़ रहा है। मतलब हमारे लिए फॉरेन प्रोडक्ट महंगा हो गया, तो महंगा हो गया तो हम उसको कम खरीदेंगे, मतलब हमारे इंपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब नेशनल इनकम के लिए मैंने क्या बताया कि वो फैक्ट्री वाला सोचो जिसके प्रोडक्ट अमेरिका में बिक रहे हैं। तो अगर अब अमेरिका में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा हो गई, तो ज्यादा हो गई तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और प्रोडक्शन ज्यादा हुआ तो हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आया? बेटा अब समझते हैं अगला कॉन्सेप्ट जो कि है हमारा करेंसी एप्रिसिएशन। बेटा करेंसी एप्रिसिएशन को भी ठीक उसी अप्रोच से समझेंगे जिस अप्रोच से हम लोगों ने करेंसी डेप्रिसिएशन को समझा है। ठीक है, तो करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। तो करेंसी एप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, तो करेंसी एप्रिसिएशन रेफर्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। बेटा अगेन अगर डेप्रिसिएशन हमको समझ में आया है तो एप्रिसिएशन भी बहुत आसानी के साथ समझ में आएगा। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है क्या, वैल्यू। बेटा हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। तो वैल्यू बढ़ गई इसका मतलब क्या बढ़ गया हमारा, 1 मिनट, वैल्यू बढ़ गई मतलब क्या बढ़ गया, परचेजिंग पावर बढ़ गया। ठीक है, वैल्यू बढ़ गई हमारी करेंसी की, इसका मतलब क्या बढ़ गया बेटा, परचेजिंग पावर बढ़ गया। मतलब अब अगली स्लाइड में बहुत अच्छे से इस चीज को समझो। जैसे मान लो कि $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज है। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ है कि हमारी करेंसी क्या हो गई, एप्रिशिएट हो गई। एप्रिशिएट हो गई मतलब क्या हो गया बेटा, वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। वैल्यू बढ़ गई मतलब परचेजिंग पावर भी क्या हो गया, बढ़ गया। बेटा ये डॉलर को अगेन डॉलर डॉलर मत समझो, क्या समझते हैं, प्रोडक्ट समझते हैं। अब इस प्रोडक्ट के लिए पहले हमें कितने रुपीस पे करना पड़ रहा है,
₹70 पे करना पड़ रहा है। ठीक है, इस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए हमें ₹70 पे करना पड़ेंगे। लेकिन अब क्या हो गई है, हमारी जो करेंसी है वो हो गई है एप्रिशिएट। क्या हो गई है बेटा? एप्रिशिएट हो गई है। तो अब जब एप्रिशिएट हो गई है तो हमारी वैल्यू बढ़ गई है, परचेजिंग पावर बढ़ गया है। मतलब अब हमें सेम डॉलर को खरीदने के लिए कुछ 70 से कुछ कम पे करना पड़ेगा, है ना। तो यहां पे मैं लिख देता हूं ₹60 पे करना पड़ेगा। क्यों हुआ बेटा ऐसा? क्योंकि हमारी करेंसी क्या हो गई है, एप्रिशिएट हो गई। और एप्रिशिएट होगी मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। परचेजिंग पावर क्या हो गया, बढ़ गया। तो बेटा परचेजिंग पावर बढ़ने का मतलब क्या, कि अब हम सेम अमाउंट ऑफ रुपीज में कुछ ज्यादा डॉलर खरीद सकते हैं। मतलब अब अगर हमारे पास ₹70 होगा तो $1 से कुछ ना कुछ ज्यादा खरीद पाएंगे। ठीक है, यही होता है परचेजिंग पावर बढ़ने का मतलब। तो हमें सेम प्रोडक्ट कितने का पड़ने लग जाएगा, ₹60 का पड़ने लग जाएगा। इसका मतलब जो बच्चे गलती करते हैं कि हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो गई, मतलब क्या हो गया, वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। परचेजिंग पावर क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये गलती करते हैं बच्चे कि एप्रिशिएट हो गया तो हमारी एक्सचेंज रेट भी बढ़ा देते हैं। नहीं बेटा, एक्सचेंज रेट कम हुआ है। देखो पहले 70 था, अब कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, अब फटाफट से हम लोग इफेक्ट्स ऑफ एप्रिसिएशन भी देखते हैं कि अगर एक कंट्री की करेंसी एप्रिशिएट होगी, ठीक है, तो उस कंट्री के ऊपर क्या क्या इफेक्ट्स आएंगे, समझ गए। अब समझते हैं फटाफट इफेक्ट्स ऑफ एप्रिसिएशन। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा इफेक्ट्स ऑफ एप्रिसिएशन। बेटा अगेन आपके लिए जो इस पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो क्या है, परचेजिंग पावर। ठीक है, तो जितने भी अभी भी हम देखेंगे एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स और नेशनल इनकम पे क्या इफेक्ट आएंगे अगर एक कंट्री की करेंसी एप्रिशिएट होगी। तो अगेन किस चीज से कैसे अप्रोच करेंगे इन कॉन्सेप्ट को, परचेजिंग पावर से। ठीक है बेटा, मान लो कि $1 पहले ₹70 का था। ठीक है, अब कंट्री की करेंसी, हमारी करेंसी क्या हो गई, एप्रिशिएट हो गई। तो अब $1 कितने का हो जाएगा, ₹60 का हो जाएगा सर। बेटा अब मैंने क्या बताया कि अगर हमें एक्सपोर्ट्स की बात करनी होगी, है ना, तो एक्सपोर्ट्स की बात करनी होगी तो सामने वाली करेंसी के साइड से सोचेंगे। ठीक है, सामने वाली करेंसी के साइड से सोचते हैं बेटा। अब वापस से मान लो कि वही एक फैक्ट्री है और एक प्रोडक्ट ₹10 का है। ठीक है, तो अगर डॉलर मतलब अगर अमेरिकन को इंडिया से कोई प्रोडक्ट मंगाना है जो ₹10 का है, तो वो $1 में पहले कितने प्रोडक्ट मंगवा पा रहा था बेटा, 7 प्रोडक्ट इंडिया से वो मंगवा पा रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, इंडिया की करेंसी क्या हो गई है, एप्रिशिएट हो गई है। मतलब इंडिया की करेंसी अगर एप्रिशिएट हो गई तो अब जो एक्सचेंज रेट है वो क्या है, $1 इज इक्वल टू ₹60। बेटा अब $1 में वो कितने प्रोडक्ट इंडिया से मंगवा पाएगा बेटा, 6 प्रोडक्ट मंगवा पाएगा। इसका मतलब ये जो डॉलर है इसका परचेजिंग पावर क्या हो गया बेटा, कम हो गया। पहले ये सेम अमाउंट ऑफ डॉलर में इंडिया से 7 प्रोडक्ट मंगवा पा रहा था, अब ये सेम अमाउंट ऑफ डॉलर में सिर्फ 6 प्रोडक्ट मंगवा पा रहा है। तो इसका परचेजिंग पावर क्या हो गया, कम हो गया। तो जब इसका परचेजिंग पावर कम हो गया है तो ये हमारे यहाँ से कम सामान मंगवाएगा, और जब ये हमारे यहाँ से कम सामान मंगवाएगा तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे बेटा, कम हो जाएंगे। सिंपल है। अब बात करते हैं हम लोग इंपोर्ट्स की। बेटा इंपोर्ट्स, जब भी इंपोर्ट्स की बात करेंगे तो हमारी करेंसी की परचेजिंग पावर की बात करेंगे। जब एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे तो सामने वाली करेंसी की परचेजिंग पावर देखेंगे। जब इंपोर्ट्स की बात करेंगे तो हमारी परचेजिंग पावर देखेंगे। ठीक है, अब बेटा वापस से इसको समझते हैं। मान लो $1 कितने का है, ₹70 का। मतलब इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, अगेन इसको क्या मान लो, प्रोडक्ट मान लो। तो अगर इस प्रोडक्ट को हमको खरीदना है तो हमें ₹70 पे करना पड़ेगा। अब क्या हुआ है, इंडियन करेंसी हो गई एप्रिशिएट। मतलब अब क्या हो गया, $1 कितने का हो गया बेटा, ₹60 का हो गया। मतलब अब हमें इस सेम प्रोडक्ट को खरीदने के लिए
₹60 ही पे करना पड़ रहा है। पहले कितने करना पड़ रहे थे? 70 पे करना पड़ रहे थे, लेकिन अब हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाने के कारण, परचेजिंग पावर बढ़ जाने के कारण हमें सिर्फ ₹60 में ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। मतलब हमारे लिए जो विदेशी प्रोडक्ट है, जो फॉरेन प्रोडक्ट है, वो क्या हो गए? सस्ते हो गए। अब जब सस्ते हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? ज्यादा मंगवाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे? ज्यादा मंगवाएंगे। तो अब ज्यादा मंगवाएंगे तो हमारे देश के इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे बेटा। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा नेशनल इनकम की। तो नेशनल इनकम के लिए फिर से चलते हैं एक्सपोर्ट्स पे, उसी फैक्ट्री वाले पे चलते हैं जो ₹10 का वो प्रोडक्ट बेच रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ है? करेंसी एप्रिशिएट हो गई। एप्रिशिएट हो गई मतलब हमारी करेंसी का परचेजिंग पावर बढ़ गया। जब हमारी करेंसी का परचेजिंग पावर बढ़ गया तो डॉलर्स का परचेजिंग पावर कम हो जाएगा। तो उनका परचेजिंग पावर कम हुआ है तो हमारे यहाँ से कम मंगवाएंगे। तो बेटा इस प्रोडक्ट की फॉरेन में डिमांड कम हो जाएगी, और जब डिमांड कम हो जाएगी तो वो प्रोडक्शन क्या करेगा? कम कर देगा। तो जब प्रोडक्शन कम कर देगा तो नेशनल इनकम, इंडिया की नेशनल इनकम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी बेटा। ठीक है, नेशनल इनकम विल लाइकली टू फॉल। तो ये थे बेटा एप्रिसिएशन के इफेक्ट्स। हमने इस वीडियो में करेंसी डेप्रिसिएशन समझा, डेप्रिसिएशन की क्या क्या इफेक्ट्स आएंगे वो बहुत अच्छे से समझे, एप्रिसिएशन समझा और इफेक्ट्स ऑफ एप्रिसिएशन समझा। बेटा एक टिप अगर मैं देना चाहूँ आपको, एक सजेशन, तो इस पूरे चैप्टर को सिर्फ एक वर्ड से रिलेट करना अपने दिमाग में, वो है परचेजिंग पावर। अगर इस परचेजिंग पावर को अपने दिमाग में रख के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 100% आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।